और माँ की हमारी तबीयत रहती थी खराब, तो उनके लिए मैं करता होता था, इंजेक्शन आता था। काशीनाथ के यहाँ उनकी भाभी जो थी नामवर जी की पत्नी, उनको लगाने में जाता था, करीब महीनों इंजेक्शन वो लगाया हुआ। नामवर जी को भी आते थे तो उनसे मुलाकात होती थी। काशीनाथ ठाकुर यादव जी के कैसे लगता है काशीनाथ भी यादव हैं। कई बार विभाग में इसको तोड़ने का या अलग होने का कई बार प्रयास किया गया, लोगों ने किया हुआ, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ। नामवर जी विशेषता मैंने देखी कि यहाँ से वहाँ तक बात होते गए। पूरा सामाजिक जो समीकरण है, ये कि गांव की इतनी जानकारी उनकी रही होगी, वो काशीनाथ से ज़्यादा उनका गांव के लोगों से अपना रहा है। रामचंद्र शुक्ल की तुलना में द्विवेदी जी जो है आम जनता की बात करते हैं, फिर अपना लोक धर्मी दिमाग था और सही चीज़ों को सही ढंग से देखने की कोशिश करता था। अगर आप वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था पर करारा प्रहार करना चाहते हैं तो पहले आप जात से मुक्त होते। जाति भारतीय समाज की सच्चाई है। दलितों में जो जागरूकता यह रही है अपनी परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए, ये इतना अपने ओबीसी के लोगों में रही ही नहीं है। हमने कहा कि इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जो ओबीसी के लोग हैं ये सत्ता के अवैतनिक गुलाम हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं रामजी यादव। आज हम अपने दौर के सबसे ओजस्वी वक्ताओं में से एक प्रोफेसर चौथीराम यादव जी के सामने हैं बैठे हुए। प्रोफेसर चौथीराम यादव जितने सिद्धहस्त और बड़े आलोचक हैं, उससे कहीं ज़्यादा बहुजन जो वैचारिकी है उसमें प्रतिरोध के सबसे बड़े विद्वान और सबसे ओजस्वी वक्ता के रूप में समादृत हैं। पिछले 20 वर्षों में जिस तरीके से उन्होंने इस वैचारिकी को गढ़ने और इसको जन जन तक फैलाने का काम किया, वह अपने आप में एक आश्चर्यजनक परिघटना की तरह है। वे देश के तमाम सारे हिस्सों में गए, विश्वविद्यालयों में गए, संस्थानों में गए और दूसरे तरह की जो गोष्ठियाँ संगोष्ठियाँ हैं, सेमिनार हैं और आयोजन हैं, उसमें गए और उन्होंने वहाँ एक लोकप्रिय बहुजन विमर्श की जो रूपरेखा है उसको स्पष्ट करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। उनका बहुत बड़ा योगदान है साहित्य में। इससे पहले वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और एक बहुत लोकप्रिय अध्यापक रहे हैं। उनके छात्र उनको कई रूपों में उनके छात्र उनको याद करते हैं और बहुत सारी स्मृतियाँ लोगों के पास हैं। आज हम उनसे रूबरू हैं, जो ऐसे आलोचक जो लोक और वेद दोनों को की छानबीन करने के लिए जो विमर्श की एक बनी हुई मुख्यधारा की परंपरा है, उसके समानांतर जो प्रतिरोध की परंपरा है, उस प्रतिरोध की परंपरा का वह मूल्यांकन करते हैं, उसका शोध करते हैं और उससे अपनी पीढ़ियों को एक तरह से समृद्ध करते चलते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण आलोचक के साथ बातचीत करने हम आए हैं। एक तरह से आप कहिए तो आपने मेरिट को जिस तरीके से तरजीह दी, तो मेरिट का लाभ आपको ये मिला कि तमाम सारे जोड़ तोड़ के बावजूद आप नहीं बिल्कुल हो गया। लेकिन विभागों में रस्साकसी तो लगातार चलती ही रही और मुझे लगता है कि आपके प्रति सम्मान व्यक्त करना बहुत कम लोगों की बौद्धिक ईमानदारी मैंने देखा। वे कहीं ना कहीं, जैसे एक मुझे याद है आपके ऊपर एक पत्रिका छपी थी, उसमें अंजनी कुमार पाठक नाम के एक युवा ने, जो आपका शिष्य है, उसने लिखा कि जब मैं पहले आया तो मैं ब्राह्मण होने के नाते पैर छूना, गुरु जी के नाते पैर छूना मुझे मैंने अखर रहा था कि यादव जी का पैर मैं कैसे छूं। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने देखा कि वे जो पढ़ा रहे हैं वे औरों के मुकाबले गुणवत्तापूर्ण है और बड़ा विजन है उनका, तब मैं विनम्र हुआ। तो मैंने ये जाति का जो एक दंभ है, शुरुआत परिचित न होने के बाद, सब न होने से, विंध्यवासिनी ने नंदन पांडे रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हेड डीन वगैरह रहे, रिटायर हो गए। अब वो मेरा पाँव छूते थे। तो जब ये हो रहा था, एक अमित कुमार पांडे ने एक पत्रिका निकाली थी मेरे नाम से विशेषांक, दूसरी परंपरा के आलोचक चौथीराम यादव पर केंद्रित, यह उसका शीर्षक था। तो
उसमें विंध्यवासिनी नंदन पांडे भी हमें अपना गुरु जी की तरह मानते थे। तो उस संस्मरण में अपना सब ऐसे ही कहा है कि यह जो है, तब पैर और छूने में थोड़ा मुझे हिचक होती थी। और यह है कि जब जान रहा था कि धीरे धीरे वो बात ख़त्म हो गई, उनको देखा, उनका हुआ, और कितना दूसरों के लिए मदद करते हैं उस मीडियम से, और इतना अच्छा ज्ञान है, इतना बढ़िया लेक्चर देते हैं, इतना सब सारा होता है। तो मेरे मन से धीरे धीरे वह भाव उसमें लिखा है उन्होंने जी संस्मरण में, वो ख़त्म हुआ। और इस समय तो मैं उनके तमाम सब ब्राह्मण या इस ढंग के लोग हैं उनके पाँव नहीं छूता हूँ, लेकिन उनका पाँव छूने में मुझे गर्व महसूस होता है। ये बात मुझे लगता है कि ये पूरी सवर्ण जो मानसिकता है उसका एक रिफ्लेक्शन भी है। हाँ। और आप तो ऐसे लोगों के बीच में रहे और अपनी एक जो अध्यापकी छवि आपकी है, मुझे याद है दिनेश कुशवाहा ने एक संस्मरण आपके ऊपर लिखा है जिसमें एक पाठ में शायद बिहारी के किसी पद को लेकर जिसमें ये था कि अब गुरुदेव अश्लीलता से की व्याख्या करते हुए बच नहीं पाएंगे और वही सब कुछ कह देंगे जो तमाम सारे लोग कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने वो पद पढ़ा और उसकी व्याख्या की, तो उसके बाद उन लोगों को लगा कि किसी भी चीज़ के संदर्भ कितने व्यापक हो सकते हैं। दिनेश कुशवाहा ने आपको नहीं लिखा है। तो आपके अध्यापकीय जीवन का एक बड़ा अच्छा पहलू है वो। और आपसे काशीनाथ जी की बड़ी गहरी दोस्ती रही है, तो ये दोस्ती विभाग में किस तरीके से परवान चढ़ी, कैसे शुरू हुई और कैसे परवान चढ़ी? क्योंकि वो भी थोड़ा दम भी तो है ही, और मैं कह सकता हूँ कि उनके वो असल में मैं यहाँ जब आया बनारस में, तो भदैनी पर जो मैंने मकान लिया, और भदैनी का जो मकान हमारा है वो उसके आगे बस थोड़ी ही दूर पर काशीनाथ सिंह का लोलारा कुंड वाला है, तो वो एकदम आस पास हुआ वो। तो विभाग में लेक्चरर है, ये तो मैं जानता था, पूरे ढंग से था वो, लेकिन मैं उस ढंग से बहुत प्रगाढ़ परिचय नहीं था। तो हुआ कुछ ऐसा कि नामोर सिंह की पत्नी रहती थी काशीनाथ जी के यहाँ और बीमार चल रही थी, तो मैं इंजेक्शन लगाता था। अच्छा। हाँ, तो त्रिभुवन जी की पत्नी को एक इंजेक्शन मेरा वहाँ रहता था, एक तो यहाँ रहता था। अच्छा। मैंने इस तरह का बराबर। इसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से ले ली? बस कुछ ये जो जिस मिडवाइफ ने जो हमें बीए करने के लिए उत्साहित किया था, वो वहाँ सब आती थे उसके यहाँ, तो उसने कहा कि आप लगाओ। तो ये हो कि हम कैसे लगाएं पढ़ाई, लेकिन जबरदस्ती लगवा के हमको वहाँ से तो एक बार लग जाने के बाद वो भय ख़त्म हो जाता, तो ऐसी बात नहीं है, तो ये भीतर जा रहा है वैसे होगा। तो वहीं से सीखा था। और माँ की हमारी तबीयत रहती थी खराब, तो उनके लिए मैं करता था, इंजेक्शन आता था। तो काशीनाथ के यहाँ उनकी भाभी जो थी नामवर जी की पत्नी, उनको लगाने में जाता था, करीब महीनों इंजेक्शन वो लगाया हुआ। तो आने जाने से एकदम जो एक थोड़ी निकटता होती है वो बढ़ी, और कुछ धीरे धीरे वो पारिवारिक रिश्ते में बदल गया। और यहाँ वो भी अपना प्राय अकेले रहते थे, बहुत उस ढंग से नहीं थे के चाहने वाले, दिखने पढ़ने वाले आया जाया करते थे, अपना यह था। और वहीं पड़ोस में होने के नाते मैं भी वहाँ तब से आना जाना शुरू हुआ। नामवर जी कभी आते थे तो उनसे मुलाकात होती थी। और काशीनाथ से तो फिर सवेरे हम लोग बलराज पांडे ने जगह लिए, तो मैं सवेरे सुरती मिलते हुए पहुँच जाता था। अच्छा। हाँ, और उनको हम लोग खाते थे, बढ़ रहा हुआ। तो वो तब से लेकर के ये रहा होगा, हमारे ख्याल से 74-72 की बात होगी, 74-75 से वो बराबर वहाँ वो रहे। उसके बाद अस्सी छूटा, हम लोगों का भदैनी छूटा तब, जबकि विश्वविद्यालय में एक वार्डन के रूप में मैं भी आया और वो भी आए। तो वहाँ एक ही ब्लॉक था, तो एक उधर वाले में वो रहते थे, इधर वाले ब्लॉक में मैं रहता था। तो वहाँ भी साथ साथ हो रहा है एकदम रोज का। और जो दूसरे थे जो वार्डन था, उसमें वो थे क्या नाम, कल्चर में जो है सिंह साहब थे, और एक रेवती रमन पांडे थे। तो वो तो बहुत ही लूज और मूर्ख आदमी थे, लेकिन वह था।
तो वहाँ उन लोगों की पत्नियाँ जो होती हैं वो सब अपना सवर्णवाद, उनको ये होता था कि काशीनाथ ठाकुर हैं और यादव जी के कैसे लगता है काशीनाथ भी यादव हैं कहा। उनको सबको काशीनाथ के बड़े ढंग से देखती थी महिलाएं सब। फिर केपी सिंह संस्कृत के थे, उनकी पत्नी, ये सब का पूरा एक ग्रुप रहता था। तो ये इस रूप में देखते थे। तो जात का असर तो रहता ही था, संबंध ये था कि एक श्रेष्ठता वाला दम्भ भी रहता है। तो काशीनाथ तो ठाकुर हैं, तो इसका मतलब कि ठाकुर नहीं है क्या? इतनी गहरी दोस्ती उनसे, जो खाने पीने रहना आना जाना, क्या जात का जो हाँ। तो जो महिलाएं थी वो ऐसा कहती थी काशीनाथ जी। अच्छा, काशीनाथ जी की वो कौन सी विशेषता है जिसकी वजह से आप लोगों की दोस्ती का आप स्वर्ण जयंती होने जा रही है लगभग? मतलब कौन सी चीज़ है जो आप अभी भी याद रखते हैं? ये तो देखिए कई बार विभाग में इसको तोड़ने का या अलग होने का कई बार प्रयास किया गया, लोगों ने किया हुआ, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों का उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी हम जानते थे, हमारी अच्छाई बुराई भी वह जानते थे। और काशीनाथ ने तो कई बार लिखा है, लोगों को बताया ही है कि दोस्ती का क्या रहस्य है। तो उनका कहना था कि यह दोस्ती अगर कायम रही तो यादव जी के नाते कायम रही, यानी मैं उसे करता रहा। अच्छा, उन्होंने लिखा इनसे यह दूसरी हमारी तबाह बढ़ी विभाग में और लोगों की तुलना में इनसे ज़्यादा क्यों हुई कि हमारे पिताजी का देहांत हुआ, या पहले माँ मरी थी, माँ का हुआ। तो गांव में यादव जी गए हमारे, और वहाँ रहे होते रहो में हुआ ऐसा कि काशीनाथ सिंह के पास लंबरेटा था, मेरा नया स्कूटर आया था चेतक, विदेशी पैसे से मिलता था। तो उनका लंबरेटा था, तो नामवर जी को भी उसमें जाना था। तो वो पहले शुद्ध में नहीं गए, 13वीं में नहीं गए, 10वीं में जाना था। तो काशीनाथ ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, रहूँगा, लेकिन भैया आएंगे और 10वां में यहाँ आएंगे, तो हमारा स्कूटर है वो लंबरेटा जो, उससे आप उनको लेकर जीएनपुर आ जाइएगा। तो ठीक है, पहली बार एक ऐसा था कि दूसरे का स्कूटर, लेकिन ठीक है चला रहा था मैं, नामवर जी को बैठा के मैं ले गया। तो नामवर जी की विशेषता मैंने देखी कि यहाँ से वहाँ तक बात करते गए। अच्छा, हर गांव ये गांव है। अच्छा, वो चुनाव लड़े थे ना? हाँ, यहाँ चुनाव लड़े थे। तो ये गांव है, ये ऊंच गांव है, यहाँ की यह विशेषता है, यहाँ कौन सी जात का वर्चस्व क्या है, यानी पूरा सामाजिक जो समीकरण है, ये कि गांव की इतनी जानकारी उनकी रही होगी। वो काशीनाथ से ज़्यादा उनका गांव के लोगों से अपना रहा है। रामदीन चौधरी हैं, गांव पंचायत होती थी तो उसमें पंच होते थे, रामदीन चौधरी यादव थे। तो रामदीन चौधरी या पवन ठाकुर ये सब आते थे, लेकिन उसमें रामदीन चौधरी जो बात कहते थे वह पूरी तरह से मान्य होती थी। तो इस तरह का जो माहौल गांव का रहा है, वो नामवर जी की उसमें ज़्यादा जानकारी थी। काशीनाथ तो खेल कूद में यहाँ वहाँ ये सब इन सब में ज़्यादा उनका था, जिसे हम लोगों का अपना होता है। जैसे गाय वो चराना, भैंस चराना, ये सब काम भी किया, हम लोग भी करते उड़ते रहे, वहाँ से रहा हुआ। तो उसका एक लोग जीवन का अनुभव खुद भी किया है, परिवार के परिवेश के आधार पर भी मतलब किया है। तो काशीनाथ से उस तरह हमारी होती, और उनका कोई हमारे यहाँ आया नहीं ढंग से, लेकिन वहाँ से आए और बराबर रहे। और आत्मीयता का तो लगा कि हमारे विभाग में एकमात्र आदमी हैं जो कि मैंने इस तरह से हमारे साथ हैं। तो वो बराबर मैंने वो कृतज्ञता का जो बोध है उसने आपको जोड़ने में काफ़ी, हाँ, वो उनसे एक संबंध बना था, जाते रहते थे। और फिर गांव में और भी एक आध बार गए हैं, उसके दूसरे काम से भी। फिर माँ का वाला हुआ, फिर पिताजी वाला हुआ, तो उसमें गए थे, तो शुरू में गए थे हम लोग। और वहाँ में रहा 7-8 दिन रहा। जिसे भी वही पहली मुलाकात थी आपकी उनकी? नहीं, वहाँ आने जाने पर वो होता था। कभी हमने उनके सामने मैं जल्दी पढ़ता नहीं था, पढ़े लिखे लोग थे। तो अच्छा, मैं ऐसे लोगों से मैं बहस करना, बात करना, जानने की कोशिश नहीं करता था। इसलिए अपने तमाम बड़े सारे लोगों के साथ, सब लोगों के फ़ोटो होंगे, खिंचाए होंगे, बात किया होगा। मैं भाई मन एक रहता था, जो गांव का एक संस्कार होता था ना, वो एकदम मुझे अलग ही रखता था।
कि ऐसे बड़े लोग हैं, इन लोगों से हैं, क्या बात करूँगा, क्या होगा, इतने विद्वान हैं। तो उससे तो नहीं हुआ। हाँ, जब वो 10वां वहाँ गए थे तो हम गांव का मामला था, तो एक बगल के उनके पट्टेदार थे, उनके कमरे में एक कमरा, बड़ा सा कमरा था, उसमें हम और नामवर सिंह दोनों लोग उसमें रात में रुके। और काशीनाथ तो दाग दिए हुए थे तो अपने घर में थे। तो वहाँ मुझे याद पड़ता है कि मैं रात में जैसे कुछ पहियाने लगा था वहाँ। पहियाना। तो नामवर जी ने टोका कि क्या बात है, वही मतलब जगाए वगाए इस जान से। तो मुझे याद है कि देखिए तुम्हें शर्मिंदा हुआ कि कहाँ से मैंने आ गया कि मैं उसमें से रहा। 10वां के बहुत फैयाए हैं। हाँ, बहुत फैयाए। और नामवर जी सोते हैं बगल में, उनकी चारपाई के बगल में मैं सो रहा हूँ, तो एक थोड़ा सा अटपटा सा लगा, लेकिन एक वो रहा। नामवर जी से जो परिचय हुआ इस रूप में कि उनकी दूसरी परंपरा की खोज किताब आई थी, और बनारस में बड़ा विरोध था, जगह जगह विरोध था। मैंने दूसरी परंपरा को लेकर के इतना ज़्यादा आक्रोश था, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल इन लोगों के लिए महान थे, हाँ, और ब्राह्मणवादी भी थे, और सारी चीज़ें थी। तुलसी का उन्होंने वह किताब लिखी। तो द्विवेदी जी पर तो एक तो यह था कि राजा प्रसाद द्विवेदी से भी लोग चिढ़ते थे कि तुलसी को किताब लिखी माने रामचंद्र शुक्ल ने, तो कबीर पर किताब लिख दी, जुलाहे पर किताब लिख दी इन्होंने। उस समय द्विवेदी जी पर भी बड़ा वो सब था, बहुत एकदम था, यहाँ से अपमानित करके जो लिखा ना कि ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत की तरह मैं महसूस करता था। तो ये उन्हें ब्राह्मण उस रूप में नहीं मानते थे। तो दूसरी परंपरा की खोज जब आई द्विवेदी जी केंद्रित, तो उसका फिर इसका विरोध हुआ, और दूसरे विभागों के लोग उस किताब को ले गए, पढ़े उढ़े, और उस किताब को मैंने भी पढ़ा। तो मेरे तो बहुत आनंद आया है कि प्रतिरोध का जो एक स्वर मेरे भीतर पनप रहा था, उसके लिए मुझे एक दिशा मिल गई। और ये लोग कहते भी हैं कि इन्होंने नामवर की दूसरी परंपरा की खोज आने के बाद फिर यादव जी की पूरी अवधेश प्रधान कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि इनकी एकदम दिशा मिल गई। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृत, भारतीय साहित्य, कला, इन सब को देखने और समझने की एक नई दृष्टि मिली, और उसके द्वारा यह करने लगे। तो हुआ ऐसा कि उसमें एक दो लड़के थे, हमारे शिष्य भी थे, हेमंत शर्मा, पत्रकार जो हुए बाद में, और रजत शर्मा के साथ काम करने लगे, बड़े आदमी हो गए। तो हेमंत शर्मा और बच्चन सिंह के बेटे थे वो, छोटे वाले, सुरेंद्र प्रताप के छोटे, अच्छा, राजीव सिंह। तो ये दोनों मेरी क्लास में थे, तो बहुत मानते, बहुत प्रभावित रहते थे। तो प्रभावित तो सब रहते थे, पर ये लोग लिखने पढ़ने की कोशिश करते थे। तो ये हुआ, तो दूसरी परंपरा की खोज आई, तो उसको बनारस से उस पर कोई एक लेख लिखने की बात आई। तो ये दोनों मेरे पास आए और कहा कि ऐसा ऐसा है। अरे मैंने कहा मैं तो कभी कुछ उसमें कोई लेख आज तक मैंने लिखा नहीं, तब मैंने कुछ नहीं लिखा था। और दूसरी परंपरा की खोज मैंने पढ़ा तो ज़रूर है, और एक बार नहीं 2 बार उसमें उपन्यास की तरह उससे पढ़ा है। तो कुछ उसमें टफ भी रहा, कुछ वैसे। तो हमने कहा बच्चन सिंह हैं, तमाम सारे लोग अब बड़े आलोचकों से उसमें करो, कहा नहीं, तो मैंने कहा तो नहीं तैयार हुए, लेकिन आप ही लिख सकते हैं, हम लोगों का पूरा वो है कि आप ही लिख सकते हैं। तो वैसे ही मैंने कहा क्या बात, और कहा कि 2-3 दिन में आज में देना है। आज में एक चौथा पन्ना होता था जो साहित्य का होता था, हाँ, बहुत दिन तक उस समय। तो मैंने लिखा उखा, तो काशीनाथ के कहाँ गए लेकर के, तो काशीनाथ बड़े खुश हो, कहा ये तो भाई बहुत ही तो है, ये तो बहुत बढ़िया है, और आप इसको लिखिए। तो ऐसा तो कोई लिख ही नहीं, सब मैनेजर पांडे झक मारे। तो ऐसा सब चर्चित भी हुआ। तो आज में छपा, तो काशीनाथ ने कहा कि इसकी कतरन जो है भैया को भेज देना है। तो एक चिट्ठी, मैं लिखूं क्या उनको चिट्ठी उठी, तो मैंने उस पर लिखा था कि मैं तो कबीर की तरह शास्त्रों से वंचित हूँ उस ढंग से, और ये एक मेरी उधेड़ बुन का एक रूप है जिसको कि मैंने लिखा है, लिखने के साहस किया है, इसको लिख के भेज दिया। अब मेरा पता होता तो उनको मालूम नहीं था। 8-10 दिन के बाद ही उसको पढ़ करके 8-10 दिन के बाद ही एक पोस्ट कार्ड काशीनाथ के पते पर भेजा, और वो
हाँ, कि बहुत अद्भुत पत्र लिखा था और सारे लोग बहुत चौंक गए कि जो कभी लेखक बनना रहा है, अभी आज तक पहला लेख लिखा है आज में, कहीं पत्रिका इतना नहीं लिखा है, उसके लिए नामवर सिंह के इतनी कि लेख के लिए बधाई और भेजने के लिए उससे भी ज़्यादा। अगर आपने तलवार को म्यान से निकाल लिया है तो इसे वापस मत रखिए। हाँ, नामवर जी बहुत भावादी थे। हाँ, बहुत अच्छा। तो क्योंकि उस पर विश्वनाथ त्रिपाठी जो गोरखपुर वाले थे, विश्वनाथ तिवारी दस्तावेज निकाले थे, पत्रिका निकालते थे, तो उसमें एक अंक ही था जिसमें नामवर सिंह की दूसरी पत्रिका खोज के खूब खिंचाई गई। हमारे यहाँ राम नारायण शुक्ल थे, उसके विरोध में लिख रहे थे। सारे जो ब्राह्मण थे सब खड़बड़ाए हुए थे। हमें लगा कि रामचंद्र शुक्ल को छोटा करने के लिए हजारी प्रसाद की बड़ी रेखा खींच दी इन्होंने। अजित कुमार था वहाँ दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, तो उसकी और लेख देखिएगा तो उसमें किताब में होगा। मैंने शुरू ही किया था कि दूसरी परंपरा की खोज जो आई तो क्या मैंने लिखा था वहाँ से करौड़ी मची कि पहली कंकड़ी फेंकी दिल्ली से, क्या नाम उसका बताया मैंने, अजीत कुमार। पहली कंकड़ी फेंकी अजीत कुमार ने, हलचल शुरू, इसे पानी में होती है, दस्तावेज ठीक ठाक किए जाने लगे। हाँ, बड़ी रेखा को छोटी करने के प्रयास किस तरह से किए जाएं, इस तरह वो बड़ा बहुत अच्छा है उसका। मैंने देखा, ये शुरू किया था वहाँ से। और यहाँ लोग बलराज पांडे बताते हैं कि हम लोग बलिया में थे, तो बलिया में, हाँ, तो जब अखबार में यह वहाँ गया था तो बड़ी हम लोग बहुत आनंद लेकर के बड़ा वैसे करके करते थे कि पहली कंकड़ी फेंकी अजित कुमार, दिल्ली से अजित कुमार ने, इसके बाद हलचल शुरू, दस्तावेज ठीक ठाक किए जाने लगे, निमंत्रण दिए जाने लगे, वगैरह वगैरह क्या रहा। तो वो लिखा, उससे उनका एक रहा। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए जब आपने लिखा है तो हमें उत्साहित करते थे कि अभी रामविलास शर्मा की यह किताब आई है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी को ऐसा कहा है, ये आपको इसको देखना, इसलिए कि आप कर रहे हैं। फिर हरियाणा साहित्य अकादमी से द्विवेदी जी पर एक किताब लिखने के लिए होता है और उसके सलाहकार थे नामवर जी। तो द्विवेदी जी पर किताब लिखने के लिए वो देखा था, वह लेख हमारा जो है और वो ढंग से हुआ था और उसमें द्विवेदी जी का पूरा ठीक था। तो उन्होंने मेरा नाम लिया, उसमें मैनेजर पांडे चाहते थे, विश्वनाथ त्रिपाठी चाहते थे कि ये हमें मिले, द्विवेदी जी पर हमको मिले, मैंने कहा वहाँ से, लेकिन नामवर सिंह ये कहाँ से दे दिया। तो उसमें बहुत ही कुछ अजीब ढंग से लोग महसूस करते थे कि चौथे राम यादव के क्यों से दे दिया वहाँ। परंपरा दरअसल वो उस तरह की महसूस करने की नहीं थी उनकी। हाँ। और हमारी पूरी लोक की विद्वत्ता और जो एक तरह से कहिए कि सांस्कृतिक विरासत है, हाँ, उसको तो कभी उन लोगों ने स्वीकारा ही नहीं, नकारते रहे। हाँ, नहीं, देखिए वो नहीं है, लेकिन उस समय हम लोगों के सामने यह था कि वह दूसरी परंपरा एक रास्ता खुला हमारे सामने, उनसे जो अपनी बहुजन समाज के देखने का रास्ता खुला। हालांकि उन्होंने वैसा कभी नहीं लिया उस तरह से, मैंने लिखा भी है कि द्विवेदी जी को इन्होंने स्थापित किया और द्विवेदी जी हमारे लिए हैं। रामचंद्र शुक्ल की तुलना में द्विवेदी जी जो है आम जनता की बात करते हैं, तथाकथित नीची जातियाँ, अकारण नीच बनाई गई जातियाँ, ये जातियों के आपस में रामचंद्र शुक्ल ये तो अब आपस में जात बोध का संग्रह हो रही है वगैरह कहते रहते हैं, लेकिन द्विवेदी जी ने उसका बराबर वो किया है। बातचीत से शुक्ल जी के मातों से असहमत होते हुए भी उनकी असहमतियाँ बड़ी विनम्रता के साथ व्यक्त की है। तो मैं उन्हें मानता हूँ कि विमर्शकार आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल एकेडमिक जो वो होते हैं वो ढंग से होंगे, जो उत्तर आधुनिकता का एक रूप आया था जिसमें कि हुआ कि आलोचना, निर्णय और फैसला अब नहीं है, वह विमर्श है, बातचीत है। रामचंद्र शुक्ल दरअसल मैंने अपने पांडित्य में और सोच में पूरी तरह से ब्राह्मणवादी थे। और उन्होंने तो लेनिन को भी नीचों का मसीहा था, वो पर मैंने लिखा है ना। और हर जगह पर उन्होंने एक तरह से कहिए कि किसी को स्वीकारा ही नहीं। कबीर को लेकर तो उनकी कबीर को लेकर के बिल्कुल बढ़ा, मैंने विद्वेष से भरी हुई है। बिल्कुल, केवल यह था कि कबीर में प्रतिभा बड़ी
प्रखर प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। यह भी लिखा उनका जो पॉइंट सकारात्मक, बड़े ऐसे अच्छे मौके पर उन्होंने जनता को बचा लिया। सिद्धई की ओर चले जाते जो होता है उस ढंग से तो बचा लिया और जब भक्ति आंदोलन के रूप में उसका एक विकास किया। मुझे लगता है कि शायद वो अगर उस हिसाब से रामचंद्र शुक्ल के अध्ययन की सीमा अपनी थी कि वो सिद्धों और नाथों की परंपरा में और कबीर की जो पूरी विरासत है उसको उस ढंग से नहीं देख पाते थे और उनके दिमाग में कबीर को लेकर एक पूर्वाग्रह लगातार। अच्छा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यों की एक परंपरा रही है लंबी, जिसमें बड़े विद्वान लोग निकले, धुरंधर लोग निकले, नामवर सिंह जी, काशीनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामदरस मिश्र, और आप भी थे उसमें? नहीं, वो तो सीधे मैं कहाँ था, तो उस समय मैं नहीं था। भ्रमर जी थे जो अलीगढ़ में थे। भ्रमर जी बड़ी लंबी परंपरा है। नामवर जी के शिष्यों की बहुत लंबी परंपरा है। उतने रामचंद्र शुक्ल के शिष्य नहीं हैं। अयोध्या नाथ शर्मा और कौन कौन इस तरह से दे करके कुछ ही होंगे, लेकिन कम ही हैं, 2-4 हो रहे होंगे। द्विवेदी जी से मुलाकात कभी आपकी? हाँ, द्विवेदी जी से मुलाकात हुई है और द्विवेदी जी तो यहीं पर थे तो वो ढंग से, बल्कि एक बार चंडीगढ़ हम लोग गए। त्रिभुवन सिंह का कैंडिडेट का वाइवा था तो द्विवेदी जी को आना था बनारस। तो कुछ ऐसा क्या हुआ बना होना कि कैंडिडेट और आप दोनों लोग चंडीगढ़ ही आ जाइए। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ। तो त्रिभुवन जी के वो थे कि बड़े वो थे, उनके दिमाग में रह रहा था। तो लालमुनि देवी थी उनकी कैंडिडेट, तो उसके साथ अकेले जाने में तो लगता था कुछ ना, बड़े संकोची भी और वैसे भी। हाँ, स्त्रियों के साथ यात्रा हाँ, अजीब सा लगता है। हाँ, कि उन्हें वो लगे कुछ कोई कहेगा कि देखे गए थे यहाँ, तो कहे आप मेरे साथ चलो। तो हम समझ गए कि यार ये साल इसमें कोई बात नहीं है, जा सकते थे आप वहाँ जाएँ। तो खैर वहीं उनके साथ ही मैं गया। ललन राय शिष्य थे, वहीं वो भी थे, इवनिंग सेक्शन में थे ललन राय, तब बाद में तो उसमें आए। तो उनके घर पर हम लोग रुके, रजनी देवी भी, हम भी और त्रिभुवन जी भी वहीं रहे हुए। और इसके बाद जाड़े का महीना था, एकदम ठंड पड़ रही थी और चंडीगढ़ की ठंड तो बहुत ज़्यादा। तो सवेरे नामवर जी हम लोग गए वहाँ वाइवा के लिए, बैठे थे और हम बात कर रहे थे। तो वाइवा का समय हुआ, बैठे बैठे काफ़ी देर तक बात होने लगी। लालमुनि देवी भी थे। तो उन्होंने कहा करे भाई ज़रा जूता मोजा तो लाओ, पहन लूँ, टोपी लेते आओ, लगा लूँ, कम से कम परीक्षक तो बन जाऊँ। यानी कैंडिडेट को रिलैक्स करने के लिए हंसी खूब हंसे मजाक हुआ कि अभी तक बैठे माने एग्जामिनर बन जाऊँ। ऐसा वह करते थे अपने बराबर कैंडिडेट वो जो आते थे परीक्षा में। उनकी हेजिटेशन, हाँ, उनको क्योंकि एक बड़ा व्यक्तित्व था ना, तो उससे लोग भयभीत रहते थे कि बोल नहीं पाए या नहीं। तो शुरू में उनकी आदत थी कि वो एक ठहाका लगा देंगे, कुछ ऐसी हंसी मजाक की बात करके, तो वह हो जाएगा। तो उनके यहाँ फिर वही बात उनका रहा है। बाकी यहाँ तो डायरेक्टर के रूप में रहे तो कभी कभी मिलने की बात होती थी। तो एक बार मेरा कोई चेक आया तो चेक को डीन से या डायरेक्टर जो इस तरह के कोई आदमी हो तो उससे अटेस्ट कराना होता था। तो मैंने सिग्नेचर करना पड़ता सामने, वहीं सिग्नेचर किया। लोधी जी ने देखा तो कहा कि एक बार फिर तो करो। फिर एक बार किया तो बड़े जोर से हंसे टटा गए। ये बताओ ये हिंदी है कि अंग्रेजी है? मैं थी राम लिख लेता था तो चौ बाद में लगाता था। अच्छा। हाँ, ऐसा ये होता था। थी राम लिखा, इसके बाद चौ को बाद में लगाता हूँ। तो वो लकीर दिखाई पड़ती, नाम भी समझ में नहीं आता, हिंदी में भी नहीं पढ़ा। तो हिंदी है कि अंग्रेजी ऐसे कह के हटाए। बहरहाल तो बोलिया ऐसे बात होती रही बिली उली द्विवेदी जी से। शुगल जी से कोई वो नहीं। आप जब व्यवस्थित रूप से लिखने की तरफ मुड़े तो उस समय आपकी जो साहित्यिक
स्वाध्याय है, आपका अध्ययन है, वो कैसे चला और क्या लिखना आपने शुरू किया? जैसा मैंने कहा ना कि तो ये उस लेख के लिखने के बाद जो था नामवर जी प्रभावित हुए, तो उन्होंने वही द्विवेदी जी पर लिखने वाली किताब की एक जो प्रोजेक्ट थी हरियाणा साहित्य अकादमी की, वो हमें दिलाई है कि आप लिखेंगे, जिस पर बहुत लोग नाराज हुए कि अरे यहाँ तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य हरियाणा साहित्य अकादमी से छपी है वो, और उसका पैसा मिलता था वो रॉयल्टी के हिसाब से नहीं, बल्कि उसका कुछ जो है हाँ कितने पेज के हिसाब से वो मिलता था, तो काफ़ी अच्छा पैसा मिल गया था। और उस समय किताब द्विवेदी जी पर बहुत कम थी और खूब पढ़ी गई। कई बार नामवर जी ने मुझसे कहा कि भाई इस किताब को आप जो है फिर से संशोधित करके लाइए, और इसकी बड़ी मांग है। और मैं कभी अब जाना होता तो मैं इस किताब को देख के जाता हूँ, तो द्विवेदी जी पर बोलना होता है, तो बस यानी व्यवस्थित है, उत्साहित करते थे। तो उसमें आई तो द्विवेदी जी पर लिखने के लिए जो तमाम लेख जो मैंने लिखे एक एक करके, तो एक जो मार्क्सवादियों की तरफ एक झुकाव था, एक जो दृष्टि बनी थी प्रगतिशीलता वाली मार्क्स के साथ, तो वह दृष्टि वहाँ तक थी। तो उस दृष्टि से मैं इसे देखता था, तो रामचंद्र शुक्ल की कई बातें, रामविलास शर्मा जैसे मार्क्सवादी की भी कई बातें मुझे असहमत में होता था, नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा अपना लोक धर्मी दिमाग था और सही चीज़ों को सही ढंग से देखने की कोशिश करता था, और ईमानदारी के साथ है कि नहीं है। तो मुझे लगता था कि यह श्रवण मानसिकता या जो हिंदी आलोचना है, चाहे रामचंद्र शुक्ल की रही हो या यहाँ तक कि मार्क्सवादी रामविलास शर्मा की रही हो, वो श्रवण मानसिकता वहाँ है। वह अब सब प्रगतिशीलता ढूंढने के लिए वह ऋग्वेद तक चले जाते हैं, ऋग्वेद तक चले जाते हैं, लेकिन जो बुद्ध की प्रगतिशीलता है या बल्कि सामाजिक क्रांति है, वो उनको नहीं याद रहता है ना। हाँ, उधर नहीं आते। तो वे सीधे सीधे प्रगतिशीलता वैदिक पौराणिक परंपरा की ब्राह्मणवादी एकेडमी के भीतर ही सारी प्रगतिशीलता तलाशते थे। मेरे कई लेखों में लिखा है यह। हाँ, एक शीर्षक ही है वो दे दिया था। वो विनोद तिवारी का पक्षधर निकलता था कि, तो विनोद शर्मा ने एक लेख मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें एक बात है कि रामविलास शर्मा अपनी सारी प्रगतिशीलता वैदिक पौराणिक परंपरा की ब्राह्मणवादी एकेडमी के भीतर ही तलाशते हैं। यही पूरा शीर्षक दे दिया, उसको इतना अच्छा लगा। बहरहाल तो ये सब रहा हुआ है, और वहीं से हमारा एक वो दृष्टि जो बना द्विवेदी जी पर किताब लिखने के बाद, और नामवर जी की दूसरी परंपरा की खोज में पढ़ चुका था, तो वह हमारी परंपरा भिन्न है। जो मुख्य धारा के आलोचकों की परंपरा है उससे हमारी भिन्न है। उसका संकेत नामवर जी ने किया, लेकिन वो विकसित नहीं कर पाए। जैसे ये सदन शाही या मेरे ऊपर इन लोगों ने लिखा ना, तो लिखा कि दूसरी परंपरा तो नामवर जी ने खोजी भर थी, उसका विकास तो यादव जी ने किया। और शाही जी ने तो लिखा कि अगर काश 10 साल पहले नामवर जी को यादव जी मिल गए होते तो वह इतने अकेले नहीं पड़ते। मैंने ये ढंग की बात है, लेकिन उसमें अभी लोगों ने देखा कि उसमें मैंने जो नामवर जी ने सिद्धोनाथों पर नहीं लिखा, जबकि सिद्धोनाथों पर लिखने के नाते हजारी प्रसाद द्विवेदी की ओर गए। सिख गुरुओं की परंपरा पर लिया द्विवेदी जी ने, यानी जो बहुजन वैचारिकी है कि जो नायक हैं, जैसे गुरु नानक देव से लेकर के उनके नायकों पर लिखा, विभिन्न गुरुओं पर लिखा, सिख गुरुओं का पूरा वो लिया, कबीर पर लिखा। तो ये जो हाशिए के समाज के रहे हैं उस ढंग से, उनके साथ वो बराबर रहे हैं। उनके इतिहास में भी शुक्ल जी को तो एकदम सीधे अवमानना करते हुए लिखा है, लेकिन इन्होंने तथाकथित कह करके उसे लिया है, और ऐसे है नहीं, ये बनाया गया है, ऐसा ये फ़र्क मुझे उसमें दिखाई पड़ा था। तो जाहिर है कि द्विवेदी जी की ओर लिखते समय हमारी धारणा बड़ी पुष्ट हुई, और उसके बाद लिखने पढ़ने का पूरा एक सिलसिला चला। लेकिन वो शुरू द्विवेदी जी किताब आ गई थी, और अपना जो है वो सारे कुछ लेख लिख रहा था, और रिटायरमेंट के बाद तो फिर जब उस किताब के बाद तो फिर वही लोक धर्मी साहित्य की दूसरी धारा आई,
और लोक धर्मी साहित्य की दूसरी धारा से फिर उत्तर शती के विमर्श और हाशिए का समाज, फिर लोक और वेद आमने सामने, फिर इसी बीच में छायावाद का सांस्कृतिक पुनर्जागरण ऐसा आया, और अंत में आया वो आधुनिकता का लोक पक्ष और साहित्य। तो उसी ये एक क्रमिक विकास है। लोगों ने मेरे ऊपर लिखने वालों ने बताया कि क्रमशः जो द्विवेदी जी पर किताब लिखा था उसका विकास हुआ लोक धर्मी साहित्य की दूसरी धारा। मैंने दूसरी परंपरा नहीं कहा, बल्कि मैंने सीधे उसको लोक धर्मी साहित्य की दूसरी धारा कहा। जो लोक धर्मिता हमारे लोक धर्मी कवियों में मिलती है, कबीर हैं, रैदास हैं, गुरु नानक देव हैं, ये जो हैं, और जो तमाम दूसरी भाषाओं के लोक धर्मी कवि हैं, उन सब का एक जो रूप होता है, यानी दूसरी धारा मैंने कहा, दूसरी परंपरा ना कहा कि मैंने दूसरी धारा कही। इस साहित्य में जो दूसरी धारा है जो बराबर उपेक्षित रही है, तो उस रूप में ले लिया। और उसके 3 खंड थे। एक लोक और वेद आमने सामने पहला खंड था, दूसरा खंड था उत्तर शती के विमर्श और हाशिए का समाज, और तीसरा था आधुनिकता का लोक पक्ष और साहित्य। यानी 3 खंड थे, तो 5-5 लेख तीनों से थे। तो उसी किताब को मैंने पूरा किया इस ढंग से कि इसका पूरा करूँ, बस यही है कि 5 हम उसमें और हैं, तो 5 और हो जाए तो लोक और वेद आमने सामने में 10 लेख हो जाएं, तब वह किताब अलग से निकल जाए। तो सबसे पहले जो उत्तर शती के विमर्श वाला कॉलम था, अब तब तक विमर्शों की ओर में गया था, तो सारे दलित विमर्श, आदिवासी स्त्री विमर्श वगैरह की बात चलती थी, तो इससे संबंधित कुछ लेख लिख डाले थे मैंने। सबसे पहले वही आए। आपके लेख बहुत लंबे और बहुत सहज होते हैं। हाँ, तो वो आए, तो उत्तर शती के विमर्श और हाशिए का समाज पहले छप गई। अब जबकि लोक और वेद आमने सामने सबसे पहले आने चाहिए थे, और मेरा विषय था मध्यकाल भक्ति काल का। लेकिन 5 लेख जो लिखे थे उसके बाद किस पर लिखूं, कैसे लिखूं, ये एक तो मैंने ये किया था कि मेरा भाई पर लिखना है। मेरा भाई कहीं पाठ्यक्रम में भी नहीं थी, और मेरा भाई बड़ी विद्रोही रचनाकार है, तो जायसी पर लिखना चाहता था। जायसी पर उस ढंग से नहीं लोगों ने लिखा है। 2-3 लेख उसमें वही जो रह गए थे वो लिखा, पूरा किया। 5 और लेख डाला उसमें, रैदास के सपनों का समाज, कबीर का, और तुलसीराम की मुर्दहिया पर लिखा। ये सब कुछ लेख जो बन गए थे, तो मिला जुला करके, हाँ, नामवर जी की दूसरी परंपरा के ऊपर भी लिखा था, सही इतिहास बोध को रेखांकित करके, ये करके एक वो आया। मैंने 3 खंड जो है तो पूरे हो गए। अच्छा, बहुत मैंने प्राय देखा जाता है कि बहुत बड़े आलोचक जो बाद में बनते हैं, वो किसी एक चीज़ को उठाते हैं। जैसे एक कोई उनको किताब मिल जाती है, जैसे रामचंद्र स्वरूप को तुलसी और जायसी मिल गए, अजय प्रसाद द्विवेदी को कबीर मिल गए, और धर्मवीर को भी कबीर मिल गए। धर्मवीर ने काफ़ी जो है, और प्रेमचंद पर बाद में 2 ही लोगों को के संदर्भ से उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे ही किसी ने छायावाद को उठाया, किसी ने संत साहित्य को उठाया। आपके जो पूरे आलोचना कर्म में ऐसी कोई कृति है जो केंद्रीय रूप से भूमिका जिसने निभाई, जिसको लेकर बाकी सारा विमर्श आपने रचा, कौन सी कृति है? हमें देखिए, जैसे इस तरह की मेरी कोई किताब नहीं हो जो कि कबीर पर लिखी गई हो, या किसी पर्टिकुलर कवि के ऊपर मैंने लिखा हो, या किसी गद्यकार के ऊपर लिखा हो। द्विवेदी जी के उपन्यासों पर लिखा है, काशीनाथ के उपन्यासों पर लिखा है, नाटकों पर लिखा है, जो ये उनके जो है क्या नाम, जो पंजाब के लेखक रहे हैं हमारे, हिंदी में बहुत नाम उनका है। गुरदयाल सिंह? नहीं, वो अरे भीष्म साहनी के छोटे भाई जो, अच्छा, बलराज साहनी? नहीं, बलराज साहनी के छोटे, भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी का नाटक है कबीरा खड़ा बाजार, तो उस पर कई लोगों ने कहा इतना अच्छा लेख नहीं लिखा गया उस पर कभी, उसको लिखा। काशीनाथ के 2 उपन्यासों पर लिखा, लोगों की कृतियों पर, कबीर के ऊपर लेख लिखा जरूर। तो पर्टिकुलर यह बना करके हमें कबीर पर लिखना है या इन पर लिखना है, नहीं, हमें तो
एक वो जो पूरा जो बहुजन समाज के जो लेखक हैं कैसे कैसे हैं, उनका किस रूप में हैं, इसको मैंने देखा है। ये एक साथ उसको लेकर के अब जैसे लोक और वेद में सारा जो विश्लेषण है उसमें कबीर, तुलसीदास, ये सारे लोगों का ही है, लेकिन एक किसी उस पर नहीं है कि इसके नाते। इसीलिए तो कभी कभी मुझे ये रहता है ना कि लोगों को होता है कि यह तो कबीर पर किसी किताब आ गई तो कबीर का विशेषज्ञ हो गया। कभी कभी होता है कुछ विशेषज्ञता के बाद भी उनका क्या क्या लिखा है उसमें जो कुछ नहीं पता चलता है। कबीर पर भी पढ़ाने को नहीं मिला, क्योंकि जो संत साहित्य पर जो काम किए थे नगेंद्रनाथ उपाध्याय, श्याम सुंदर शुक्ल, वो लोग कबीर को उड़ाते थे, जो कि एकदम विरोधी थे। वो कबीर को क्या लिखेंगे वो नहीं उस ढंग से। वही दार्शनिक और उनका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो सब लेकर के वही बात करते थे। जो उनका सामाजिक पक्ष है, जो वैचारिकी है, जो तुलसी से भिन्न है, दूसरी धारा की है, लोक धर्मी चेतना की, ये सब मुझे पता ही नहीं है। तो लेकिन अपने ढंग में जब पढ़ाता था, चाहे सूर पढ़ा रहा हूँ, या ऐसी कोई दिन तक पढ़ाने को मिला, तो मैं एक नहीं सबको पढ़ाता था, और सब में कबीर जरूर आते थे। द्विवेदी जी का नाम सब में आता है। अच्छा, आमतौर पर जो विश्वविद्यालय के दायरे में जो जिन्होंने आलोचना में नाम कमाया, या जो विश्वविद्यालयीय आलोचना जिनको राजेंद्र यादव कहते हैं कि वो हिंदी साहित्य की कब्रगाह के आसपास रहने वाले लोग, अक्सर पाठ्यक्रम में जिन कवियों का समावेश होता है वहीं से आलोचना उठती है और उसी के दायरे में घूमती है, लेकिन पाठ्यक्रम से बाहर बहुत सारा साहित्य रह जाता है। लोक साहित्य तो पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है भारत का, और भाषाओं का विकास और भाषाओं के साथ साथ जो सामाजिक संरचनाएं जैसी बनी और विकसित हुई, उन पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन एक लोकधर्मी आलोचक के तौर पर, और ख़ास तौर से आप बहुजन वैचारिकी को लेकर जब बात करने लगे, और तब आपका बल्कि लिखा हुआ कम और बोला हुआ अधिक महत्वपूर्ण होता गया, तो क्या आपने उस दायरे से बाहर अपने आप को निकालने की कोई कोशिश की? बाहर गए? नहीं, तो मैं उससे तो भिन्न अपने को, मैं आलोचक ही नहीं, आलोचक का एक अपना अलग दायरा है, और आलोचना के बीहड़ में ले जाकर के जो है वो आलोचना पूरी दार्शनिक आलोचना है, शास्त्र धर्मी आलोचना है। और मैं लोक में विश्वास करने वाला, तो लोक और वेद वाला जो रखा है मैंने वह, तो हमारी भी पूरी आलोचना रामचंद्र शुक्ल से शुरू होती जाती है ना, वो शास्त्र से प्रेरणा लेते हैं लोग। तुलसीदास शास्त्र से करते, इसलिए उनके यहाँ वो जाते हैं वहाँ। कबीर वगैरह लोग धर्मी जीवन से आए हुए हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, मीरा हैं, ये सारे लोगों का जो है, इन लोगों को उनको नहीं हुआ। प्रेमचंद पर नहीं उन्होंने कोई खास वो किया है, जयशंकर प्रसाद पर क्या, बल्कि सुमित्रानंद पंत पर किया है। तो एक अपना एक वो रहा है ना कि जो अभिजन समाज के विरुद्ध जाता है, उसको महत्व नहीं दिया है वहाँ से। तो उन सब की प्रति अपना एक जो दृष्टिकोण मेरा बना है कि वो सब नहीं है, तो उसे जो समय समय पर जो लेख मैंने लिखे उसमें से इन सब चीज़ों को रेखांकित किया है। और जाहिर है कि उससे अलग हो रहा हूँ उसको किटाई। तो बाकी लोग कितनों उसका कहते थे, अरे रामविलास शर्मा का करने के लिए तो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उन्होंने 1000 किताबें लिखी, इतना लिखी, तो यानी कोई एक आदमी इतना छोटा है और डॉक्टर उसकी बात करने का सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है कि जो बड़े से बड़े लेखक है उससे हमें बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, और सामाजिक दृष्टि से यहाँ पर उन्होंने यह गलती की है, या उसको असहमत करता हूँ, या यहाँ गलत ढंग से तुलसीदास को डिफेंड कर रहे हैं, ये उनकी मैं निकालता था। ये अपना मैंने किया हुआ, उसको एक अलग पहचान तो मेरी बनी। पहचान क्या, मैंने उसको लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। यानी जैसे सुनील यादव ने लिखा है एक लेख उसमें किया कि इतना ज़्यादा वो उसका वो है कि तमाम मार्क्सवादी आलोचक जो अपने को कहते हैं प्रगतिशील लोग कहते हैं, वो आलोचक के रूप में उसको इस ढंग से देखा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल भिन्न किस्म का होता था ना। महान रामचंद्र शुक्ल के खिलाफ भी जाता था, रामविलास शर्मा के खिलाफ भी जाता था, तो ये उसको नहीं लेते। क्या मार्क्सवादी आलोचना ने हमेशा उन मान्यताओं को तोड़ने से अपने आप को रोक लिया, जो मान्यताएं उसको आलोचना को खास तौर से सबाल्टर्न सोसाइटी की तरफ ले जाती हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए वो तो मैंने लिखा भी है ना कि जो
जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका विरोध करने के लिए जाति से मुक्त होना जरूरी है। चाहे वो मार्क्सवादी हो, चाहे वह अम्बेडकरवादी हो, दोनों के लिए अगर आप वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पर करारा प्रहार करना चाहते हैं तो पहले आप जाति से मुक्त होकर बताएं। अगर आप जाति से मुक्त नहीं हैं तो आपका उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्या मार्क्सवादी आलोचकों में कोई ऐसा आपको नजर आया जिसने इस परंपरा को आगे बढ़ा दिया और तोड़ा हो? नहीं, देखिए केवल सिद्धांत की बातें करते रहे, बड़े बड़े उसमें हुए सिद्धांतकार ना। भाई सिद्धांत को व्यवहार में बदलना चाहिए ना। समाज में जाएगा, 10 आदमी उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तब न उसका पता चलेगा। इसलिए मैंने तो लिखा इधर में कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वह अमर बेल बनकर रह गया। अमर बेल जैसे होती है ना, हाँ, जिस पेड़ पे लगता है उसी को खत्म कर जाता है, वह जमीन ही नहीं पकड़ा। जमीन का मतलब क्या है? जाति भारतीय समाज की सच्चाई है, उससे आप बच नहीं सकते, सच्चाई है। और अगर वह जातिवाद एक दोष है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था एक दोष है, अलगाववाद पैदा करती है, छोटे बड़े का भेद पैदा करती है, तो हमारे उन मार्क्सवादी आलोचकों ने उस पर कभी आंदोलन क्यों नहीं किया? क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो अप्रासंगिक हो जाती? नहीं, अप्रासंगिक नहीं, उनका कोई उससे वो नहीं है। जैसे घाटे में तो हम जो जातिवाद का मारा है, अपमानित है, जैसे दलित है, अनटचेबल बना दिया गया है, उससे शोषण है, पिछड़े हैं, ये सब योग्य हैं, वह उनको तो नहीं भोगने को पड़ा है ना। इसलिए उनकी दृष्टि भले एक प्रकार से कुछ लोग तो फैशन के रूप में समाजवाद मार्क्सवाद जो चलता था तो उसके हिसाब से उसमें जाते थे, लेकिन उनके दिमाग में जो उसका संस्कार है वो बना हुआ है, उसी के आधार पर उनकी आलोचनाएं भी होती हैं और उसके हिसाब से वो पकड़ना जाता है। इधर बीच में देख रहा हूँ कि हिंदू फासिज्म के विकास के साथ साथ मार्क्सवादी त्वरा कमजोर पड़ती है। बिल्कुल है, वो खाली रह गए हैं लोग। मैंने तो कहा मैं जब भी मार्क्सवाद की अपनी बीच में लोगों के जाता हूँ, उनके बीच में जो जातीय संस्कार बने हुए हैं मैं उसकी आलोचना करता हूँ। हाँ, और मैं इसलिए मार्क्स और अम्बेडकर को लेकर चलता हूँ कि वह मार्क्सवाद भारतीय ज़मीन पर तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह वाया अम्बेडकर, पेरियार को लेकर, फुले को लेकर, अम्बेडकर को लेकर और 20वीं शताब्दी के रामस्वरूप वर्मा, लड़ई सिंह और जगदेव प्रसाद की वैचारिकी को लेकर, मंडल साहब की वैचारिकी को लेकर, लेकिन किसी भी मार्क्सवादी ने इन विचारकों को लेकर कोई साफगोई से बात नहीं की। अम्बेडकर को लेकर भी वो घालमेल तो करते हैं, लेकिन साफ बात क्यों नहीं कर पाते? नहीं, देखिए कुछ नहीं, इनकी बात जो है तो ये तो मेरे लेखों में मिलेगा, सब लेख मैंने लिखा है। नवजागरण वाला जो होता है, रामविलास शर्मा नवजागरण को 1857 पर खूंटा गाड़ के बैठ गए। 1857 का जो आंदोलन है, वही नवजागरण है, राष्ट्रीय नवजागरण है। और अगर देखा जाए तो प्रतिक्रियावादी आंदोलन वो केवल सवर्ण समाज जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद से परेशान हुआ, जब पहली बार गुलामी का एहसास उसे हुआ, अभी तक तो नहीं था कि हमारे ऊपर नकेल। हाँ, जब सवर्ण भी अपने को अंग्रेजों का गुलाम समझने लगे, गुलामी की तरह वो आया, तब उन्हें उसका एहसास हुआ आज़ादी का। तो आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई, गांधी, नेहरू, तिलक वगैरह सारे बड़े बड़े जो राष्ट्रीय नेता रहे हैं, हालांकि उसमें पूरी जनता ने साथ दिया कि अगर इस ढंग का होगा तो होगा, लेकिन दूसरे लोगों को क्या मिला वहाँ से? दरअसल उनकी हमारी लड़ाई थी ही नहीं। हुआ अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले उसमें नहीं विश्वास करते थे। वह सामंतवाद के खिलाफ जो सब लड़ाई है उनकी चल रही थी, क्योंकि हमारी जनता जो है ओबीसी, एससी या एसटी हो या माइनॉरिटी हो, ये सब सामंतवाद के मारे हैं, साम्राज्यवाद के मारे नहीं हैं। साम्राज्यवाद ने तो उनके लिए एक ऐसा मैंने रोड मैप तैयार किया। हाँ, वो उनके साम्राज्यता की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, अंग्रेजी राज में तो हमसे उन्होंने तमाम, अरे वो जो वहाँ का हाँ, जिसमें देखते थे वो जो जिसमें उसकी सामर्थ्य, जैसे दलितों को
अपनी सेना में बहुत बहुत भर्ती किया उन्होंने। जो एक फाइटिंग है, जो इस ढंग का वो होता है या तमाम उस तरह से अपना लेता है। वहाँ भीमा कोरे गांव की जो लड़ाई हुई थी उसमें कई 50 से 100 कुछ दलित थे समुदाय, महार 500 और 2500 की सेना पेशवाओं की थी। उसमें इतने कितने रहे वो, लेकिन इन लोगों ने, अच्छा वो चूँकि महार सैनिक थे, अंग्रेजी रेजिमेंट, ब्रिटिश रेजिमेंट में कुछ और भी रहे होंगे, लेकिन ये महार, लेकिन जिस वीरता से ये लड़े और कि उनको किया, तो क्या महार उनकी जो घुड़सवारी सेना थी या तमाम सेना थी, कैसे जीत सकते हैं। मैंने इस पर यह किया कि उनके सामने वो अपनी वह गुलामी है, उन्हें अपने पीछे लटका हुआ झाड़ू दिखाई पड़ता था, गले में बंधा हुआ हड़ी आ रही है जो जीवन भर लड़ते रहे हैं, और इन्हीं पेशवाओं के कारण रहा है। तो पेशवाओं से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपने उस जो गुलामी उनको झेल रही है, जो ढका हुआ है, उसके खिलाफ में लड़ रहे। तो आदमी एकदम जिहादी होकर लड़ेगा, इसलिए उस ढंग से जीते और वीरता में अंग्रेज कहाँ पीछे रह गए। तो यह एक कहीं कहीं कारण उसका रहा है, उनके दिमाग में, उनके जहन में बराबर हुआ रहा है, और उस ढंग से लड़े। यही नहीं, प्लासी का जो युद्ध हुआ, तो उसमें भी जो अंग्रेज वहाँ थे, वहाँ पर ये जो दुसाध हैं, बिहार में जो है, ये इन लोगों को अपना भर्ती किया था, वे लड़े थे वहाँ से। इनकी उसको अंग्रेजों ने पहचाना, ये लोग पहचान करके भी उसकी उपेक्षा करते थे। इन्होंने हथियार ही नहीं उनके हाथ में आने नहीं दिया। लाठी वो लठाए था, अधिक से अधिक ये लठाए था, या वह है लठाए था, तो मान इसका मतलब उसमें एक मार्शल देश जैसा गुण है, लेकिन लड़ते तो वही थे, पिछड़े समाज के लोग लड़ते थे, ये सब लड़ते थे। तो ये जमींदारों के यहाँ लठायत बन के रहते थे, है ना, इस ढंग से रहते थे। लेकिन तलवार और जब होगा ये राजपूतों के हाथ में होगा। तो ये, लेकिन अंग्रेजों ने ये बुरी, जिसमें जिस ताकत देखी, श्रद्धा देखी, उन्होंने उस तरह से लोगों को बराबर अपने यहाँ नौकरी दी, काम धाम दिया वहाँ से। वैसे एक चीज़ और मुझे जो समझ में आता है कि ज्योतिबा फुले ने बहुस्तरीय संघर्ष किया अपने दौर में। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध संघर्ष किया उन्होंने, और पूरा का पूरा जो ब्राह्मणवादी शास्त्रवाद है, मिथक शास्त्र है उनका, उसको उन्होंने ध्वस्त किया गुलामगिरी के ज़रिए से। और उसके अलावा उन्होंने दक्षिणा भाग को लेकर खिलाफत की, किसानों को लेकर उनका बड़ा आंदोलन है। मुझे लगता है किसान का कोड़ा है, शेतकरी आसूर के नाम से वहाँ पर मराठी में छपा, वैसी पोथी पूरे भारत में किसानों को लेकर उतनी बारीकी से उनका अध्ययन करने वाली, और उन्होंने उसमें दो तरह से जो है उसका दो थ्योरी उनकी जो दिखाई पड़ती है। एक तो यह है कि सामान्य ब्राह्मणवाद जिस तरीके से किसानों को अपने चंगुल में जन्म से पहले से ही लेता है, और उसके बाद पेशवाओं के जो कर्मचारी हैं, जो बाद में अंग्रेज़ों के कर्मचारी बने, कुलकर्णी खास तौर से, और तमाम सारे अफसर, जो अंग्रेज अफसरों को, जैसे पेशकार होते हैं यहाँ, तो वो अंग्रेज़ों को जो बताते हैं थे वही जो है उनका मामला माना जाता था, और उनको सजाएं हो जाती थी। किसानों के पास लड़ने का और अंग्रेजी सत्ता के पास अपनी बात पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं था। ज्योतिबा फुले ने इसको इतनी बारीकी से चित्रित किया है, जैसा मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा जो साहित्यकार है, उपन्यास में भी इस तरह के चित्रण नहीं आते कि एक किसान की झोपड़ी में दोपहर के टाइम में नीचे ज़मीन, जैसे बच्चे ने झाड़ा फेर दिया है और उसने पानी से उतनी दूर लीप दिया है ज़मीन, फिर एक उसमें खोसा हुआ है कपड़ा, जो उसके अलावा इस तरह की बहुत सी चीज़ें, और उनकी बेबसी का, लाचारी का इतना गहरा चित्र। भारत में हिंदी प्रदेश में खास तौर से सहजानंद सरस्वती ने भी किसान आंदोलन में हिस्सेदारी की, और किसान आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन का भी थोड़ा बहुत योगदान है, नागार्जुन और फणीश्वरनाथ रेणु का भी एक परंपरा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्योतिबा फुले से ज़्यादा गहरी परंपरा किसान आंदोलन की रही हो। लेकिन इधर उत्तर भारत में उनकी उस चीज़ की तरफ कोई नज़र ही नहीं गई, किसी ने उसकी न व्याख्या की, न उसका उपयोग किया, न किसान आंदोलन के ऊपर ब्राह्मणवाद की छायाएं इतनी गहरी हैं,
इसकी तस्दीक की, ऐसा क्यों आपको मैंने हुआ? ऐसा आपको लगता है कि मैंने ये उन जातीय दुराग्रहों के कारण से था या मैंने कोई? नहीं, देखिए अपने लोगों ने देखा नहीं, इस पर दृष्टि अगर गई किसी की, दलितों की गई। पेरियार ललई सिंह भी हैं, उन्होंने काम किया है, यह मैं दलित मंचों से जाना। इनकी जयंतियाँ वे मनाते थे, ज्योतिबा फूले की, सावित्रीबाई फूले की, पेरियार ललई सिंह यादव की, रामस्वरूप वर्मा की, है ना, ये जयंतियाँ दलित मनाते थे। हम बात कर रहे थे कि ज्योतिबा फूले ने अपने दौर में शूद्रों अतिशूद्रों के साथ किसानों को लेकर, और उसमें उन्होंने कुंभी किसान का जिक्र किया है, और पेशवाई से त्रस्त किसान, फिर ब्राह्मणवाद से त्रस्त किसान, और अंग्रेजों से भी त्रस्त किसान, इसलिए कि अंग्रेजों के जो कार्यालयी कारकुन थे, खासतौर से कुलकर्णी और दूसरे लोग, वे अंग्रेज अधिकारियों तक किसानों की बात ही नहीं जाने देते थे। इस प्रकार उन्होंने किसानों के बहुत काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन हिंदी प्रदेश में उनको लेकर बड़े से बड़े आलोचक ने इतनी उदासीनता दिखाई कि बात नहीं आई। ऐसा क्यों आपको? वो वही बात है ना, वो भी बहुजन की बात करते। उस आदमी ने, आप उससे महत्व उसका यह समझिए कि गुलामगिरी हिंद स्वराज से पहले लिखी गई थी, स्लेवरी, उसका अनुवाद भी हुआ बाद में। तो स्लेवरी लिखी जा चुकी थी और गांधी जी का हिंद स्वराज बाद में आया। हम उम्मीद करते हैं कि अंग्रेजी जानते थे, बरिस्टर थे, स्लेवरी को भी पढ़ा होगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो हिंद स्वराज में हैं और स्लेवरी में पहले आए हुए हैं, लेकिन वह उनकी दृष्टि दूसरी है, उनकी दृष्टि दूसरी है, यह है ना, ये फ़र्क है। और हिंद स्वराज का एक बार आपको याद होगा कि हिंद स्वराज पर बड़ी तेज बहस चली, बड़ी तेज बहस चली, बड़ी गोष्ठियाँ सेमिनार होने लगे, शताब्दी वर्ष मनाया गया, शताब्दी वर्ष मनाया गया। लेकिन गुलामगिरी का कभी किसी ने नहीं किया। गुलामगिरी अद्भुत किताब है, और मैंने लिखा ना कि मेरे लेखों में आता, मैं फेसबुक पर बराबर डालता रहा हूँ। एक जगह मैंने डाला था कि फुले की गुलामगिरी बहुजन समाज की मुक्ति का घोषणा पत्र है, बहुजन समाज की मुक्ति का घोषणा पत्र है। और फुले, आप यूँ मान लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर अपने 3 गुरु मानते हैं, पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरे फुले। और फुले को तो अपना मार्गदर्शक ही कहते हैं। फुले तो हमारे मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, इसके पहले 2 ये हैं। तो ये जो है, यानी रास्ता, मार्गदर्शक हैं, रास्ता दिखाया। यानी बहुजन समाज के लिए जो काम कर चुके हैं फुले, और गुलामगिरी जैसे अंग्रेजी में किताब लिख चुके हैं, और उसके बाद हिंदी, उसका मराठी में, मराठी रहा, हिंदी उसका हुआ, ये सब रहा, किसान का कोरा, सब ये पूरा सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते थे। देखिए क्यों नाम लेंगे, क्योंकि इनके यहाँ जो नवजागरण की बात होती है, भारतीय नवजागरण की बात होती है, तो क्या होता है, अधिक से अधिक राम मोहन राय, हाँ यह है, या इस तरह के लोग हैं, गांधी, रामविलास शर्मा ने राम मोहन राय का नाम लिया, महात्मा गांधी का नाम लिया, माने इस तरह के जो, यानी ये सुधारवादी किस्म के लोग थे, उनको नवजागरण के रूप में लिया। लेकिन जो सामाजिक क्रांति कर रहा है, मैं उसको सुधारवाद तो आपका होंगे, गांधी होंगे, ये तो सब क्रांतिकारी थे। रामविलास शर्मा नवजागरण के 4 चरण मानते हैं, मैं उसको नकारता हूँ, उसकी जगह पर मैं तीन चरण मानता हूँ। यानी बुद्ध की सामाजिक क्रांति पहला चरण है, भक्ति आंदोलन की सामाजिक क्रांति दूसरा चरण है, और फुले अंबेडकर की सामाजिक क्रांति उसका तीसरा चरण है। अच्छा, ये पूरा है। ऐसा क्या लगता है कि फुले और अंबेडकर, पेरियार का जो पूरा एक तिकड़ी है, वैचारिक तिकड़ी है, उस वैचारिक तिकड़ी ने जो सवाल खड़े किए, उन सवालों के जवाब इन नवजागरणवादियों, प्रगतिशीलों के पास नहीं था? नहीं, इन्होंने उपेक्षा की। जो बहुजन नायक थे हमारे, बुद्ध की कहाँ की? बुद्ध को, कबीर को, रैदास की तो चर्चा ही नहीं किया कि इन लोगों ने। कबीर का नाम जरूर लिया है, थोड़ा होता था, और वह पोटेंशियल है, आज के आदिवासी लोगों का भी IQ है और प्रगतिशील लोगों का भी IQ है, वह तो उसमें बड़ी खास बात थी ना। वो तो
आधुनिक जो प्रगतिशीलता थी और मध्यकाल से जोड़ने का एक संबंध सेतु है, काम करता है वहाँ। तो इस तरह से इन लोगों ने इनका नाम नहीं लिया। मैंने कहा ना कि मैंने लिखा अपने लेखों में कि गांधी का सुधारवाद या जो है वो राम मोहन राय का सुधारवाद, गांधी के सुधारवाद की चर्चा करते हैं और यह भी लक्षित करते हैं कि गांधी का सुधारवाद या उनका जो नवजागरण था वह राम मोहन राय की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण था, यह देख लेते हैं। लेकिन फुले की सामाजिक क्रांति, अम्बेडकर पेरियार की सामाजिक क्रांति की कोई चर्चा नहीं करते, जबकि वह क्रांतिकारी है। नहीं, वह क्रांतिकारी हैं। आप सुधार की बात करते हैं, समाज सुधारक हैं, वहाँ से समाज सुधारक किया। राम मोहन राय ने क्या किया? कुछ नहीं। पर शिक्षा के प्रचार के रूप में आप इनका नाम लेते हैं, तो शिक्षा के प्रचार में तो सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों पत्नी मिल करके और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों मिल के करते हैं। पत्नी को पढ़ाया, अनपढ़ थी, खुद स्कूल में अपने पढ़ाने की किया, इस तरह पढ़ा दिया कि पढ़ाने के बाद वो अध्यापिका बनी, पहली भारत की अध्यापिका बनी। और उन लोगों ने शिक्षा के लिए 1848 में पहला कन्या पाठशाला खोली, स्त्री शिक्षा के लिए, क्योंकि स्त्रियां हमारे यहाँ पढ़ने के लिए अलाउ नहीं। इतना काम किया है कि जो आज हमारे यहाँ स्त्रियों को पढ़ने लिखने का मिला, उसमें उसके आई कांड जो है सावित्रीबाई फुले हैं। 1848 में खोला पुणे में, और फिर पुणे की दलित बस्तियों में एक एक करके 18 विद्यालय खोले। राम मोहन राय साहब ने क्या किया? वो तो सती प्रथा के खिलाफ, भाई सती प्रथा के खिलाफ विधवा विवाह कर रहे हैं। यह किसकी समस्या है? ये तो सवर्णों की समस्या, सवर्णों की समस्या है। इसमें बहुजन समाज के लोगों में विधवा विवाह होना या पुनर्विवाह होना कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ तो छुट्टी की उसकी वैधानिक व्यवस्था भी थी। तलाक की व्यवस्था जो होती है तो छुट्टी की व्यवस्था थी। अगर पति और पत्नी में सवाल नहीं है, बच्चे वाले भी हैं, अगर एक दूसरे से नहीं चाह रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो 4 लोग बैठते थे, उसी के बीच में दस्तखत कर देते थे, छुट्टी की व्यवस्था हो जाती थी। जब आप दलित साहित्य की तरफ मुड़े तो कौन सा क्षण था, किस समय आपका रुझान इस तरफ बना, जब आप दलित साहित्य को मानने लगे कि आप दलित साहित्य हमारा साहित्य है, उसकी परंपरा हमारी परंपरा है? हाँ, ये देखिए, ये तो मन में तो अपने था। जब मैं ये पढ़ रहा था भक्तिकाल को और भक्तिकाल के पांडे की लोगों की आलोचना को, तो और जब मैंने देखा कि हमारा जो ये साहित्य इस तरह बहुजन समाज के नायक हैं उनकी उपेक्षा हो रही है और तमाम इस तरह की हो रही हैं, उसी बीच में लगा कि जो अम्बेडकर हैं या जो इस तरह की बातें करते हैं या पेरियार हैं, ये लोगों इस तरह से अब्राह्मण आंदोलन चलाया, मानिए तमाम समाप्त किया, वह अपने ढंग के हैं। तो सबाल्टर्न वाले लोग इनके भीतर नहीं हैं। तो एक जिज्ञासा हुई उसकी तरफ, उसे पढ़ने की। लेकिन दलित समुदाय के बीच में हमारी घुसपैठ कैसे हुई? घुसपैठ क्या, मैंने सीधे जाना पड़ा कि एक विमल थोराट और सूरज बड़तिया ने एक किताब संपादित की थी, भारतीय दलित साहित्य का विद्रोही स्वर। उसका लोकार्पण उन्होंने सोचा कि बनारस तो ब्राह्मण का गढ़ है, तो बनारस में कराई जाए इसका लोकार्पण। तो विमल थोराट नहीं आ पाई थी, वहाँ से सूरज बड़तिया और सुदेश तनवर और कौन कौन लोग आए थे। मैं जानता नहीं था किसी को यहाँ से, तब तक किसी को मैं नहीं जानता, विमल जैसे जानता था। तो यहाँ से आए तो अब उसको ढूंढने पर कौन मिलता है? यहाँ मिलता था खाली यही अहिरवार, और अहिरवार बिना मेरे उसको कोई काम करते नहीं थे। पहले डरते भैया, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं करते थे। जब दलित कार्यक्रम उन्हें करना होता था, अब तो मुझे अध्यक्ष बना के वहाँ बैठाते थे। ये हैं तो बोलेंगे वहाँ, नहीं तो आर्ट्स कॉलेज फैकल्टी में वहाँ कहीं दलित का कार्यक्रम नहीं हुआ था, ये शुरू हुआ। बहरहाल तो यहाँ से सुन के जो मेरा अध्यक्षीय वक्तव्य सुनकर गए तो बहुत प्रभावित हुए थे। वहाँ जाके सब कहा, और रामचंद्र वगैरह जो JNU में है, सारे लोगों के सामने बात आई कि भाई ये लोग गए थे बनारस में, यादव जी का ऐसा वक्तव्य हुआ था जैसा कि होता नहीं। और यहाँ काशीनाथ ने कहा बल्कि बलराज पांडे से कि ये मुँह देख के कहते हैं, यानी दलितों के बीच में था, इसलिए मुँह देखी की बात ये कर रहे हैं। शुरुआती दौर था यह, और उसमें काशीनाथ मुख्य अतिथि थे, तो उनकी बात रह गई। लेकिन मैंने अध्यक्ष में धो दिया सब वहाँ से पूरा लेके, कि उन्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है कि वह कैसा साहित्य है, वह एक रस है कि वो क्या है, वह
केवल आत्मकथाएं हैं उसमें, बाकी और नहीं है। वो लिख रहे हैं और लिख रहे हैं, अभी मुश्किल से 15, 20, 25 साल का साहित्य है और उनका पूरा का पूरा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी बन गया और तमाम सारी रचनाएँ लिख रहे हैं। आत्मकथाएं तो है ही, आत्मकथाओं के साथ उनके उपन्यास भी आ रहे हैं, कहानियाँ भी आ रही हैं, कविताएँ तो तमाम लग गई हैं। उसी कविता में 12 भारतीय भाषाओं के कवियों को लिया था उसमें। कितना माने उसका लेकर उसका हिंदी अनुवाद कराया, सबका कराया होगा, करा करके छापा होगा। इतनी चेतना कहाँ है? दलितों में जो जागरूकता यह रही है अपनी परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए, ये इतना अपने ओबीसी के लोगों में रही ही नहीं है। हम लोग यहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग जो है, रामविलास शर्मा ने चूँकि नवजागरण नाम नहीं दिया था इन लोगों का, तो हम लोग नहीं जान पाए, ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब सेमिनारों में दलितों के जाने लगे तो अपने ही बनारस के तमाम सारे लोग जो है ना, या ललई सिंह की जयंती मनाते थे, पेरियार की जयंती मनाते थे, या जो साहू जी महाराज की जयंती मनाते थे, तब बोलने जाना पड़ता था। तो जाकर तो फिर पढ़ना भी पड़ता था उनको, पढ़ करके भी हमने तब देखा। तो दलित उसके बीच में हैं जो कि बराबर रहे हैं और ले जाते रहे हैं, उसकी त्वार करते रहे हैं। तो बाहर के दलितों के यहाँ भी फूले पर बुलाना, इनका करना है, तो मैं जाता उसमें से रहा वहाँ। तो ये चीज़ें उसमें रही हैं। और फिर दलितों में मैं इतना ज़्यादा होने लगे, मुझे बहुजन प्रवक्ता मानने लगे कि बहुजन बुद्धिजीवी, जन बुद्धिजीवी यहाँ यह सब करते थे। यहाँ तक कि गोपेश्वर जो बराबर हम लोगों की गणना होती थी, जो हमारी ये आत्म साक्षात्कारों की जो किताब आई है उस पर फ्लैप लिखा उन्होंने। तो बहुजन समाज की वैचारिकी का निर्माण करने वालों में चौथीराम यादव का नाम अग्रगण्य है, सबसे पहले लिया जाता है। और ये बहुजन समाज में जन बुद्धिजीवी के रूप में बहुत चर्चित हैं और होता है। और ये स्वीकार करना पड़ा, जबकि लोग वहाँ से नहीं। और उस समय आरंभिक दौर में सुनील कुमार सुमन और तमाम सारे लोग कहते थे हमारे बुद्धिजीवी, बौद्धिक बुद्धिजीवी प्रोफेसर यादव हैं जो ये इस ढंग से हुआ करते होते हैं। तो उनके यहाँ बड़ा मान था, सम्मान था बराबर। जितना मैं दलित मंचों पर बुलाया गया हूँ, उतना प्रगतिशील मंचों पर मेरी बहुत कम रही है। लेकिन जहाँ कहीं गया हूँ तो अपनी उनकी आलोचना मैंने की, उनकी जो कमियाँ थी, जो जातीय संस्करण, जातिवादी संस्करण उसमें थे, स्मृतियाँ या इनमें जाता था, तो इनके जातिवाद वाला जो मसला होता है, जो इनका अतिवाद है, उस अतिवाद की चर्चा करता था। तो इसके बावजूद मैं वहाँ भी बुलाया जाता था, यहाँ भी जाता था। दलित आत्मकथाएं आई, दलित स्त्रियों की भी आत्मकथाएं अब आ रही हैं। और पहली आत्मकथा कौशल्या वैसंत्री से लेकर अभी कौशल पवार की आत्मकथा आई, और सुमित्रा मेहरोल की आई है अभी बहुत। सुमित्रा मेहरोल बहुत पहले से लिख रही थी, बहुत देर में उसकी आई जी। तो हिंदी में जो ओबीसी विमर्श चलाने की कोशिश की गई, उसकी परंपरा को इन लोगों ने थोड़ा सा ये अलग करने का एक प्रयास भी किया। उन्होंने मंडल को ख़ास तौर से उनकी संस्तुतियों के बाद जो प्रतिक्रिया पैदा हुई, वहाँ से उनको एक ताकत मिली कि उनके भी विरोध में ये पूरी की पूरी लाबी है। और विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से उनका दमन होता रहा है कि उनको नौकरी मिलने का जो पूरा माने एक तरह से नौकरी जिनके रहमो करम पर मिलेगी वे वही लोग हैं, इसलिए वो दबे रहे। दलितों ने धीरे धीरे अपना एक प्रतिपक्ष खड़ा कर लिया, उन्होंने नकारा इनके साहित्य को। ये साहस ओबीसी के लोगों में क्यों नहीं आ रहा है कि वो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवादी साहित्य को पूरी तरह से नकारें, खुलकर नकारें? बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसा आपको क्या लगता है? मैं तो बराबर इस पर बोलता रहा हूँ और लिखा भी है। मैंने यह किया है कि जो दलितों में चेतना आ गई, क्योंकि माना कि वो ज़्यादा सताए गए थे, क्योंकि ज़्यादा सताए गए थे, अनटचेबल बना दिए गए थे, उनका छुआ पानी पीने तक की बात थी जी। तो वह हमारे नहीं था। हमने कहा कि इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जो ओबीसी के लोग हैं ये सत्ता के अवैतनिक गुलाम हैं। सत्ता जो जाएगी ना, अच्छा, और जात वाला संस्कार अभी भी माने बहुत ज़्यादा अपना है, दलितों में भी है। जैसे राजनीतिक रूप में देखेंगे तो मायावती के मतदाता के रूप में ही सारे लोग दिखाई पड़ते हैं, या सपा के, तो दोनों की स्थितियाँ वही हैं। लेकिन हम बुद्धिजीवी जो लोग हैं वह सपा या बसपा को, हमारी मजबूरी है कि माने हम कहाँ जाएंगे। अगर भाजपा का विरोध करना है और उसके विरोध में माने कोई नहीं है तो जो आएगी उसके साथ जाएंगे। लेकिन उनकी कमियां भी हैं। अगर इन लोगों ने माने उस ढंग से न किया होता, केवल सत्ता की राजनीति की, सत्ता की राजनीति न करके अपने समाज के लिए भी कुछ किया होता या कोई सांस्कृतिक विंग खड़ा किया होता, तो आज वो सब स्थितियाँ न आती। और दोनों के पास पैसे थे और दोनों अगर चाहते तो एक
राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र निकाल सकते थे संस्थान या ऐसी चैनल खोल सकते थे। अगर ऐसा होता तो आज जो झूठ फूट सारे अखबारों के द्वारा जा रहा है, हमारा वह अखबार होता, हमारा वह चैनल होता, तो बहुजन समाज की जो बातें थी उसके काट के रूप में जाती हैं हमारे बहुजन समाज के लोग, और झूठे अखबार न पढ़ते या अखबार पढ़ते या चैनल यह देखते तो बोलते। ये कमियां हम लोगों से रही हैं वहाँ। तो ये बहुत सारी कमियां हैं और उनको इकट्ठा करना, हम बहुजन समाज तो करते हैं, हम लोग आदर्श रूप में बहुजन साहित्य संघ की स्थापना जिन मुझे बुलाया गया, मैं गया वहाँ स्थापित किया। हमने कहा लेकिन भाई बहुजन समाज जब तक नहीं बनेगा तब तक बहुजन साहित्य की बात करना, तब तक बहुजन उसकी बात करना, क्योंकि बहुजन समाज को एक करने का मतलब कि जैसे तराजू पर मेढक तोलना। हाँ, आपने 4 मेढक उठा के रखा, 2 उछक के चला गया, फिर तो अपने 2 का उठ भागा। तो दलित और ओबीसी के बीच में मायावती और मुलायम के दौरान जो राजनीति चली उसका यह लाभ, उसका नुकसान यह हुआ कि दलित अपना सबसे बड़ा शत्रु ओबीसी को मानने लगा और ओबीसी अपने को सबसे बड़ा शत्रु जो है दलित को मानने लगा, और जो असली हमारा शत्रु है वो मोछों पर दाव देकर तुम खुश है। तो क्या भविष्य कैसा लगता है आपको कि भविष्य आने वाला कैसा होगा? देखिए, अब विपक्ष तो उसने तोड़ के रख दिया है, विपक्ष बोल नहीं पाता है। अखिलेश इधर कुछ बोलना शुरू किए हैं, थोड़ा और आना भी शुरू किए हैं। मायावती तो एकदम गुम है, और यह मान लिया गया कि मायावती तो भाजपा की बी टीम है। अच्छा, तो ये इतना जितना आक्रोश रहा है भाजपा को लेकर के, मोदी को लेकर के, योगी को लेकर के, उत्तर प्रदेश को नरक बना दिया, सब कुछ कर दिया, इतना जितना रहा है, चूँकि उन लोगों ने सवर्णों को 10% आरक्षण देकर उनको बराबर खुश कर रखा है। बिना विज्ञापन के नौकरियां उनको ऐसे दे रहे हैं, बड़े बड़े सेक्रेटरीट के पदों पर, इनका कोई इंटरव्यू नहीं होकर अपना कर ले रहे हैं, भर ले रहे हैं, और लगातार भरते चले जा रहे हैं, और आपको एकदम रोक लगा दिया है उस पर। लेकिन फिर भी जो है तो सवर्ण तो खुश है, सवर्ण तो बराबर उसका चाह रहा है कि मोदी सैकड़ों साल तक बने रहें, योगी बने रहें, वो करेंगे। वहाँ से लाख ब्राह्मणों और ठाकुरों में हो गया था वो लेकर के एक विवाद जो है ना, तो जो वहाँ वाला कांड था जो विकास दुबे और उसकी पत्नी अपराधी, हाँ अपराधी था, और जैसे उसको मारा गया जिस तरह से एकदम ठीक किया गया, तो वह ब्राह्मणों में बड़ा उसका आक्रोश हुआ था। ब्राह्मण कई जगह मारे गए, कई जगह उस पर हुआ योगी के राज में। तो उनको भी जो है लगा कि यार जो राजपूत तो उसका भी बात आई थी। तब यहाँ परशुराम को ये लोग देखे, उस बीच में परशुराम टपके हैं, परशुराम टपके हैं, तो जिन्होंने क्षत्रियों को 21 बार मंडल वंश कर दिया था, तब उनकी चर्चा लाई हुआ है। तो उसके अखिलेश ने भी उसको पकड़ा है, और योगी राज है तो अखिलेश ने भी उसको पकड़ा। मायावती ने भी कहा परशुराम की मूर्त हम इतनी ये करेंगे। मैंने तब भी लिखा था कि अपनी ज़मीन छोड़कर जो दूसरों की ज़मीन पर पैर रखता है तो नहीं, अपनी ज़मीन तो उसकी जाती है, वह ज़मीन भी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए मुझे कि ये जो अपनी ज़मीन छोड़ के जा रहे हैं, और अभी जाति जनगणना का भी सवाल इस बीच में उठा है, ओबीसी के द्वारा ही उठ रहा है ज़्यादातर, और देश भर में अलग अलग जगहों पर उठ रहा है। लेकिन ये एक नैरेटिव हर चुनाव के पहले बनता है कि ब्राह्मण यहाँ 14% हैं, ठाकुर यहाँ 8% हैं, इस तरीके, और बनिए भी हैं। तो जो बहुजन का कॉन्सेप्ट है 85 और 15 का, वो तो गड़बड़ हो जाता है। तो जब जाति जनगणना हुई ही नहीं तो किस आधार पर कहते हैं कि ब्राह्मण इतने % हैं और फलाने इतने? नहीं, ये तो कहा जा रहा है ना कि जाति गणना हो, जातिवार गणना होने से सबकी जनगणना हो, सारी जातियों की, सारे वर्गों की सबकी जनगणना हो, तब यह मालूम हो पाएगा कि सही में कौन है। और जो विरोध कर रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या आबादी में बहुत कम है, प्रदर्शन 14% नहीं है। कांचा इलैया का कहना है ब्राह्मण तो 3% हैं, 3% हैं, वो जो हर जगह फैले हुए हैं, और ढंग से लेकर के उनका अपना होता है, सबका को मार के बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं ना, क्योंकि उसका लाभ हमें मिल रहा है, अपनी स्वेच्छा का लाभ मिल रहा है, हर जगह बैठे हुए, तो वह खटक जाएगा। अगर जातवाद जनगणना हुई तो जाहिर है कि ओबीसी की और दलित को इनकी जो संख्या है ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा संख्या होगी तो उनका मांग जो हो रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम यही कर, आरक्षण ख़त्म कर दो, हमें आरक्षण से मतलब नहीं है। हम यह कहते हैं कि जिस आबादी के हिसाब से सबका बंटवारा हो,
ज़मीन पर बंटवारा हो, नौकरियों में बंटवारा हो, शिक्षा में बंटवारा हो, तो यह एक समता बात की जा रही है, ये कभी नहीं मानेंगे वहाँ। वे लोग जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कभी नहीं करेंगे। कभी किया उन लोगों ने? मार्क्सवादियों ने भी किया? नहीं किया, है ना। तो उसका लाभ उन लोगों को मिल रहा है, तो इस ढंग से नहीं करेंगे। जो भोगे हुए लोग हैं वह उसके लिए उदावले हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बातचीत हुई और निश्चित रूप से प्रोफेसर साहब के साथ बैठकर बातचीत करने का मतलब है कि एक पूरे दौर का इतिहास हमारे सामने उभरता है और किस तरीके से इन्होंने अपने पूरे जीवन को जो लगाया, और उसका निचोड़ ये आया कि एक अंततः बहुजनों के बीच में एक उनकी वैचारिकी का माने एक उसको आकार देने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज वहाँ वे डट कर खड़े हैं। एक माने बड़ी उम्र जीने के साथ साथ इन्होंने अपनी वैचारिकी को ठोस तरीके से अभी भी विकसित करने का पूरी परियोजना इनके पास है। हम बहुत आभारी हैं आपके कि आपने इतना समय दिया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।